गुड इवनिंग क्लास। जीएस टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस में कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कर्नाटक युद्धों का जो प्रमुख कारण था वो कारण ये थे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की वजह, हैदराबाद और कर्नाटक के सूबे की लड़ाई, और तीसरी भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। ये 3 प्रमुख कारण से जिनकी वजह से कर्नाटक युद्ध हुआ, और इतिहास में अपने आप में एक ऐसा युद्ध रहा कि यहाँ से फ्रांसीसी हार जाएंगे और कभी भारत पे शासन करने की बात नहीं देखेंगे। अंततः निर्णय ये निकलेगा, एक व्यापारी बन के ही सिर्फ फ्रांसीसी रह जाएंगे और अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता सिद्ध होती है। तो हम लोग पहले युद्ध के बारे में बात करते हैं। 1746 से 1748 कर्नाटक के प्रथम युद्ध की टाइमिंग है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर ये आ जाता है क्वेश्चन कि मैचिंग करेंगे टाइमिंग को। तो टाइमिंग मैचिंग करने के लिए आप इसके 46 से 48 को अगर भारत की आज़ादी से 200 साल माइनस कर दें, यानी 1947 से -200 कर देते हैं तो लगभग 1747 पहुंच जाते हैं। तो हम लगभग कर्नाटक के पहले युद्ध में पहुंच गए। कर्नाटक का युद्ध जब पहला शुरू हुआ भारत में, तब फ्रांस के एक दार्शनिक वॉल्टेयर का एक स्टेटमेंट आया था कि अपने देश में छोड़े गए तोप के पहले गोले ने अमेरिका और एशिया के सारे तोपखानों में आग लगा दी। युद्ध तो यूरोप पे चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में भी इसकी आग पहुंच गई थी। भारत में जब ये समाचार पहुंचा तो पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले बैठे थे और मद्रास में अंग्रेजी गवर्नर मार्श बैठे थे। डुप्ले ने कूटनीतिक चाल चली। डुप्ले ने मार्च को चिट्ठी भेजी, एक प्रस्ताव भेजा और कहा कि देखें वो लोग वहाँ लड़ रहे हैं, लड़ने दें, हम लोग यहाँ पे तटस्थ रहेंगे। उसके पीछे एक रीज़न था कि फ्रांसीसी जल शक्ति पूरी तरीके से कमज़ोर थी, लेकिन मार्च ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मार्च को मालूम था कि उसके सहायता के लिए अंग्रेजों की एक बेड़ा चल चुका है। डुप्ले ने दूसरा काम ये किया, जो मद्रास बंदरगाह था वो कहीं ना कहीं कर्नाटक के क्षेत्र में आता था। और कर्नाटक का जो क्षेत्र था उसके नवाब उसमें अनवरुद्दीन थे। अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि आप प्रयास ये करो कि आपकी ज़मीन पे कोई भी युद्ध ना हो। अनवरुद्दीन ने कुछ ऐसे ही किया। अंग्रेज भी नवाब को दुखी नहीं कर सकते थे, संतुष्ट रखने के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया, और अपनी कूटनीतिक चाल से डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसने यहाँ पे युद्ध होने से बचा लिया, क्योंकि उसको ये मालूम था कहीं ना कहीं फ्रांसीसी जल शक्ति अंग्रेज़ों से कमज़ोर है। आगे चल के डुप्ले ने मद्रास पे कब्जा कर लिया। डुप्ले ने जब मद्रास पे कब्जा कर लिया और वादा अनवरुद्दीन से ये किया था कि हम आपको ज़मीन देंगे, लेकिन वो ज़मीन उसने नहीं दी। अब अनवरुद्दीन ने एक बड़ी सेना बना के भेजी अपने भतीजे महफूज खान के नेतृत्व में, और एक युद्ध हुआ। ये युद्ध जो हुआ वो अड्यार और सेंट टोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सेंट टोमे का युद्ध का संबंध कहाँ से है या अड्यार के युद्ध का संबंध कहाँ से है। तो एक ऑप्शन तो कर्नाटक का पहला युद्ध लग जाएगा। किसके बीच हुआ? तो अनवरुद्दीन यानी नवाब की सेना के बीच हुआ, और इधर से डुप्ले था। नवाब की बड़ी सेना थी, विशाल सेना थी, और इनके पास सैनिक कम थे लेकिन प्रशिक्षित सैनिक थे, और फ्रांसीसी यहाँ पर जीत जाते हैं। एक बात सिद्ध हो जाती है कि प्रशिक्षित सेना अगर जो है वो आगे चल के बड़ी सेना को भी परास्त कर सकती है। अंततः इस युद्ध की जो संधि होती है एला सैपल की होती है। संधि यहाँ नहीं होती है, ये संधि होती है यूरोप में ही, और उस युद्ध के बाद एला सैपल की संधि 1748 में होती है। इसके जब यूरोप में युद्ध समाप्त घोषित किया जाता है तो भारत में भी युद्ध समाप्त घोषित कर दिया जाता है। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल जाएगा और फ्रांसीसियों को अमेरिका का लुइसबर्ग इनको वापस मिल जाता है। तो पहले कर्नाटक युद्ध में एक तो ईयर 1746-48, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट टोमे का युद्ध हमें ध्यान रखना है किससे संबंधित है। अड्यार या सेंट टोमे एक ही बात है, और किस संधि पे समाप्त हुआ? एला सैपल की संधि पे समाप्त हुआ, ये बात हमें ध्यान रखनी है, अक्सर क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अगला प्रश्न देखें, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसकी टाइमिंग है 1749 से 1754। अब अगर हम यहाँ पर देखें भारत के संविधान लागू होने या अंगीकृत से 200 साल पीछे, पहले कर्नाटक युद्ध हमने बताया भारत की आज़ादी से 200 माइनस कर दें। दूसरा कर्नाटक युद्ध हमने आपको बताया कि भारत का जो संविधान अंगीकृत किया गया 49 में, लागू हुआ 50 में, ठीक है, उससे 200 माइनस चले जाएँ तो दूसरे कर्नाटक में आप पहुँच जाएंगे। ये युद्ध बेसिकली जो रहा, एक तो प्रतिद्वंद्विता तो चली रही थी दोनों में। इधर क्या हुआ था, कर्नाटक और हैदराबाद 2 राज्य थे, और इन 2 राज्यों पे 2 लोग
दावेदारी कर रहे थे अपने उत्तराधिकार की। कर्नाटक में 2 दावेदार थे, चांदा साहब और अनवरुद्दीन। हैदराबाद में भी 2 दावेदार थे, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक गुट बनाया। अंग्रेज़ों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया तो एक गुट ये बन गया, और इधर फ्रांसीसियों ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया तो एक गुट ये बन गया। अब ये फ्रांसीसी चाहिए रहते, चांदा साहब कर्नाटक की गद्दी में बैठे, मुजफ्फर जंग हैदराबाद की गद्दी में बैठे, और इधर अंग्रेज़ चाह रहे थे नासिर जंग को हैदराबाद मिल जाए, अनवरुद्दीन को कर्नाटक मिल जाए। ये युद्ध प्रारंभ होता है। इसके शुरुआती दौर में फ्रांसीसी वाला जो गुट था, चांदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी, ये हावी रहे, क्योंकि अनवरुद्दीन को हरा के कर्नाटक की गद्दी चांदा साहब के हाथ में शुरुआती दौर में आ जाती है। लेकिन बहुत दिन तक ये व्यवस्था कायम नहीं रह पाती है। अंततः इस युद्ध में फ्रांसीसी असफल होते हैं और अंग्रेज़ों को लगभग सफलता इस युद्ध में मिलती है। और यही वो युद्ध था दूती वाला जिसमें डुप्ले को वापस इंग्लैंड जाना पड़ जाता है। सरल भाषा में अगर कहें, इस युद्ध का जो परिणाम निकला वो अनिश्चित था, अनिश्चित परिणाम निकला और अंग्रेज अंत में भारी पड़ गए। और अंग्रेज जो भारी पड़े उसका प्रमुख रीजन जाता था रॉबर्ट क्लाइव को लेके। रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रहे भाई, रॉबर्ट क्लाइव को जिम्मेदारी, मतलब ये पूरा श्रेय जाता है कि कर्नाटक का दूसरे युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को बनाए रखा। आपको बता दें, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज़ गवर्नर क्लाइव, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों ने बताया कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास से खोजी थी, जबकि भारत की चाबी क्लाइव ने खोजी थी बंगाल से। तो क्लाइव सफल रहा और डुप्ले असफल रहा। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि डुप्ले को वापस जाना पड़ा किस युद्ध में, तो दूसरे युद्ध में जाना पड़ गया था। दूसरे युद्ध में इसको वापस जाना पड़ा और ये युद्ध जो समाप्त हुआ ये पांडिचेरी की संधि पे समाप्त हुआ। संधियों को लेके क्वेश्चन कई बनते, ध्यान रखेंगे। किस संधि पे समाप्त हुआ, तो पांडिचेरी की संधि पर द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है हमारा। अब बात करते हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध की। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763। पहला युद्ध हमने बताया आज़ादी से 200 माइनस कर लो। दूसरा युद्ध हमने बताया कि आपको संविधान से माइनस कर लें 200 साल। तीसरे में आपको बताएं भारत की जो पहली लोकसभा और दूसरी लोकसभा है वहाँ से आप माइनस कर लें, आप तीसरे कर्नाटक युद्ध में आसानी से पहुँच जाएंगे। क्योंकि हमको सीधे अगर उत्तर रटेंगे तो दिक्कत होगी, कम से कम उत्तर के करीब पहुँचेंगे, वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे तो हमारा प्रश्न लगभग सही होने के पूरे चांस बन जाते हैं। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का जो बेसिक कारण था वो थी पांडिचेरी की अस्थायी संधि। पांडिचेरी की जो अस्थायी संधि रही ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण बन गई। संधि तो इन लोगों ने कर ली थी लेकिन उसको मान्यता कोई देने को तैयार नहीं हो रहा था। 1756 में इस युद्ध की शुरुआत होती है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 1757 अगर आपको याद होगा तो बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था। प्लासी में अंग्रेज़ गवर्नर क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, यानी कहीं ना कहीं बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ गया था, यानी फ्रांसीसी अब बैकफुट पर आ गए थे यहाँ पे 1757 में। इसके 2 साल बाद 1759 में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों को एक युद्ध होता है जो युद्ध कहलाता है वंडीवास का युद्ध। यहाँ पे हमने लिख रखा है वंडीवास का युद्ध हुआ। वंडीवास के युद्ध में कौन थे, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी थे। 1757 में प्लासी जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, 1759 में वंडीवास। कर्नाटक का तीसरे युद्ध का महत्वपूर्ण युद्ध था। क्वेश्चन ए भी बनेगा, वंडीवास का युद्ध किस युद्ध से संबंधित है, तो कर्नाटक के तृतीय युद्ध से संबंधित है वंडीवास का। वंडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेज विजयी रहे और फ्रांसीसी हार जाते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट कर रहे थे, जबकि सेना का नेतृत्व बुस्सी कर रहे थे। इनको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। ये युद्ध जो समाप्त हुआ 1763 में पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। देखिए, लड़ा इंडिया में गया, संधि पेरिस को ही, वहीं से हमने निर्णय लिया कि अब इसमें आगे क्या होगा। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को सिर्फ चंद नगर की बस्ती दी, चंद नगर की बस्ती दी, बाकी फ्रांसीसियों की सारी बस्तियों को अपने कब्जे में कर लिया। और आपको बता दें, चंद नगर की बस्ती आखिरी तक फ्रांसीसियों के पास बनी रहती है। जब वो देश छोड़ के 1954 में जाएंगे तब तक चंद नगर उनके पास बना रहेगा। और भारत में फ्रांसीसी रहे तो, लेकिन सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से रहे और उनका शासन करने का सपना पूरी तरीके से टूट जाता है। अब एक क्वेश्चन ये बनेगा, वो कौन सा युद्ध रहा जिस युद्ध में
भारत में फ्रांसीसियों की सर्वोच्चता का पूरी तरीके से अंत हो गया तो वंडीवास का युद्ध। अगर वंडीवास ऑप्शन में नहीं देगा तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध देगा। तो ये हमने आपको आज कर्नाटक के 3 युद्ध के बारे में बताए, जहाँ पे तीनों से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इस पे डेट को लेके उनकी टाइमिंग क्या थी, किस संधि पे समाप्त हुए, किसके बीच हुए, ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद।